साजिश घड़ी गई है पाकिस्तान के ख़िलाफ़, पाकिस्तान को अकेला करने की, वो शायद इंडिया अब भूल गया है कि इस तरह की साजिशें आज के इस दौर में, जदीद दौर के अंदर जो है वो कामयाब नहीं हो सकती। दुनिया अपनी आँख कान जो है वो रखती है और वो समझ रही है कि इस वाक़े से, पलवामा के इस वाक़े से जो है उसका बेनिफिशरी कौन है, और उसके और जो है वो जो एक के बाद एक मुख्तलिफ महाजों पर इंडिया को शिकस्त अपनी नज़र आ रही है, और पाकिस्तान की एक के बाद एक हर मैदान में जो कामयाबियां नज़र आ रही हैं तो वो हजम नहीं हो रही, और उस पर एक जो है एक ड्रामा रचाया गया। इस पर हम आज ज़रूर बात करेंगे, लेकिन सबसे बढ़कर ये कि हमारे बहुत ही करीबी दोस्त जिनके लिए हमारे दिल के दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं, सऊदी अरब के लिए, और एक तवील अरसे बाद जो है 16 साल बाद एक हाई प्रोफाइल जो है वो दौरा हो रहा है, और हम इससे एक्सीलेंसी शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को मुबारक को वेलकम कहते हैं। और इस्लामाबाद जो है, इस्लामाबाद के दरो दीवार और पूरे पाकिस्तानियों के चेहरे जो हैं वो इस वक्त मुस्कुराहट में हैं और उन्हें वेलकम कहने के लिए बेताब हैं। तो उसमें ख़ास तौर पे जो एरियाज़ हैं जिन पर डायलॉग होने जा रहे हैं, जिन पर आगे मुआहदे होने जा रहे हैं, उनमें क्या क्या खुशखबरियाँ हैं, उसमें 3 बड़े इंपॉर्टेंट एरियाज़ हैं। एक कल्चर है, एक इकॉनमी है, एक डिफेंस है। इन तीनों एरिया से बात करेंगे। गेस्ट पैनल का तारुफ कराऊंगा। हमारे साथ सबसे पहले मौजूद है ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, दिफाई तजियाकार हैं, साबिक प्रोविंशियल मिनिस्टर भी हैं, केयर टेकर साहब आपको वेलकम कहते हैं कि आज के प्रोग्राम में आप तशरीफ़ लाएँ। और इसी तरह से हमारे साथ एक और तजियाकार मौजूद हैं जो फाइनेंशियल एनालिस्ट हैं, कामरान नासिर साहब। आप जो है वो चीफ एग्जीक्यूटिव भी हैं JS ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड के, आपको वेलकम कहते हैं। और हमारे साथ साबिक सफारतकार जमील अहमद खान साहब जो है वो मौजूद हैं। जमील साहब आपको वेलकम कहते हैं। बल्कि आगाज़ हम आपसे करते हैं, आप इस दौरे को यानी एक तरफ तो कहा जा रहा है कि जनाब ये क्योंकि पाकिस्तान एक फाइनेंशियल मसाइल में गिरा हुआ है बेनतहा, ये हुकूमत जब से आई है सिर्फ एक ही ना रहा है कि जनाब माशी तौर पे उलझे हुए हैं, माजी में जो है वो लोगों ने बड़ा करप्ट किया, जो डिलीवर करना था वो नहीं किया, कर्जे उतारने में फंसे हुए हैं। तो सिर्फ और सिर्फ जो है इसी एंगल से बात हो रही है, हालांकि और भी बहुत सी चीज़ों में ये दौरा जो है शहजादे का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वक्त सऊदी अरब को वही गवर्न कर रहे हैं, वही चला रहे हैं। तो आप किस तरह से देखते हैं इस दौरे को? एक बहुत कलीदी दौरा जी, एक बहुत तारीखी दौरा, और एक बहुत तहजीब व तमद्दुन के लिहाज से भी अगर देखा जाए सऊदी अरब और हमारे दरमियान ख़ास तौर पर मजहबी लिहाज से वो एक बहुत बड़े बंधन में हम बंधे हुए हैं। इन तीनों चीज़ों को अगर सामने रखते हुए फिर आगे कोई बात की जाए, और फिर ऑफ कोर्स जब हम ये बात करते हैं तो हमें खित्ते के जो इस वक्त तग़य्युरात हैं, मज़मरात हैं, इसको भी जहन में अगर हम रखें तो हमें एक स्ट्रेटेजिक व्यू भी समझ आ जाएगी, और बाकी जो मैंने बताया तारीख इस वक्त जो खासतौर पर सुप्रीम कोऑर्डिनेशन काउंसिल जो बनाई गई है, जिसमें दोनों जो सरबराहान मुमलिकत हैं वो उसको कल उसका पहला इजलास होगा और उसको वो चेयर करेंगे, सदारत करेंगे। ये और उसमें जो 3 डिफरेंट एरियाज़ हैं जिसमें खासतौर पर कल्चर, इकोनॉमिक एंड देन डिफेंस एंड सिक्योरिटी, उनको रखा गया है। तो आप इसको इन अ लॉन्ग टर्म जो है वो किस तरह से देख रहे हैं? अरे ये तो इससे पहले इतना हाई पावर डेलीगेशन, हालांकि 2003 में शाह सुलेमान जब क्राउन प्रिंस थे तो वो आए थे, लेकिन इतना बड़ा हाई पावर डेलीगेशन नहीं लेके आए थे। ये बहुत बड़ा हाई पावर डेलीगेशन, और जिसमें काउंसिल दोनों साइड से अपनी अपनी, और इस पर बहुत होमवर्क हो चुका है पिछले कोई 1 माह से 1.5 माह से होमवर्क दोनों ममालिक के दरमियान चल रहा है, और सारे MOUs और एग्रीमेंट पहले से तैयार करके। मकबूजा कश्मीर में जो वाक़या हुआ है, इस पर क्या असरात आ सकते हैं इस दौर में? इसमें हम बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, आपको मैं इससे ये एड्रेस करना चाहूँगा एक क्वेश्चन कि ये जो पुलवामा का वाक़या हुआ है और इस वक्त अमेरिका का जो मौक़िफ़ आया वो हैरत अंगेज़ भी है, अफसोसनाक भी है, लेकिन दुनिया भर के ज़राए इस वक्त जो तज्जिया कर रहे हैं ये एक ड्रामा और एक ये रॉ की बनाई हुई साजिश जो उसको करार दे रहे हैं। आप क्या कहेंगे? देखिए, ये अगर आप एनालिस करें ना पिछले कई सीरीज़ को, जब भी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर यूनाइटेड नेशन जाते हैं या अमेरिका जाते हैं या हमारी कोई अच्छी डील हो रही होती है, और जिस तरह अभी क्राउन प्रिंस पाकिस्तान विजिट कर रहे हैं, तो हमेशा इंडिया कोई ना कोई ड्रामा स्टेज करता है। और इस इंसिडेंट को जिसमें 70 व्हीकल्स जा रही हैं, 2500 ट्रुप्स जा रही हैं, फौज का एक सिस्टम होता है कि आप उसकी पहले पिकेटिंग करते हैं, एरिया को सिक्योर करते हैं, वहाँ पर डिप्लॉय करते हैं, मॉनिटरिंग की जाती है, और फिर उनको मूव करते हैं। ठीक है। तो फिर थर्ड बात यह है कि इस पूरे इंसिडेंट का बेनिफिशियरी कौन है ना, पाकिस्तान को इससे कितना नुकसान होगा कि एक तो विजिट आ रही है, इसको अंडरमाइन करने की कोशिश की गई है, फिर हम पहले ही वॉर ऑन टेररिज्म में लगे हैं, हमारे ट्रुप
ईस्टर्न वेस्टर्न दोनों बॉर्डर पे लगे हुए हैं। तो पाकिस्तान जस्ट कैन नॉट अफोर्ड एंड वी आर अ विक्टिम ऑफ टेररिज्म। ऑन द कॉन्ट्री उनके इलेक्शंस आ रहे हैं, इलेक्शन में ये हार रहे हैं, जो बीजेपी इलेक्शन में हार रही है, तो इनको एक इलेक्शन स्टंट चाहिए था कि इन्होंने ये खुद स्टेज ड्रामा किया है और इनको 40-50 उनके जो अपने इश्यूज हैं और करप्शन की जो वाक़यात हैं और जो फ्रांस के साथ उनका मुआहिदा है या बहुत सारी चीजें जहाँ पे जिस जगह पे वो पकड़े जा सकते थे वो मीडिया डाइवर्जन जो है वो इस तरफ लेकर आ गए। फिर सेकंड ये कि इनके अपने जर्नलिस्ट, इनके अपने पॉलिटिशियन ये बात कर रहे हैं कि दे डोंट एक्सेप्ट कि ये ऐसे इंसिडेंट हो सकता है। और फिर पाकिस्तान को क्या ज़रूरत है, पाकिस्तान का काम ये खुद आसान कर रहे हैं। जब यहाँ पे कश्मीर में औरतों, बच्चों, बूढ़ों को शहीद कर रहे हैं, उनको पैलेट गन से ब्लाइंड कर रहे हैं, ये वो बच्चे जिनके घर में ये एट्रॉसिटीज़ हैं उनको ब्लाइंड कर रहे हैं, शहीद कर रहे हैं, ये वो बच्चे अब इनसे बदला लेना शुरू कर रहे हैं। तो इसलिए और फिर सोचे समझे बगैर आप पाकिस्तान के हाई कमिश्नर को बुलाते हैं, एहतजाज करते हैं, पाकिस्तान को ब्लेम कर देते हैं। विद इन 12 आवर्स क्या आपने कोई इन्वेस्टिगेशन की है? आपने अगर बता रहे हैं तो कोई उसके प्रूफ आपने दिए हैं? यानी आप जो बात इंतहा पसंदी की इस तरफ कहते हैं तो ये इंतहा पसंदी दर हकीकत आपकी है और जिसका मुजाहरा आप मुसलसल करते जा रहे हैं और अभी भी कर रहे हैं। और मैं आपको बताऊं सर, आप और हम हो गए और इवन पाकिस्तानी मीडिया बहुत महज़िब अंदाज में सारी बातें कर रहा है। आपने मीडिया को देखा जी, आप अगर हम इंडिया की मीडिया को देखें और पाकिस्तानी मीडिया को देखें तो हम बहुत महज़िब अंदाज में गुफ्तगू कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, लॉजिक की बुनियाद पे बात हो रही है, बिलावे में चीख और चिल्लाहट नहीं हो रही। और सेकंड उनके लिए देखें, ये बीजेपी के लिए और नरेंद्र मोदी के लिए ये दहशतगर्द। गुजरात में आपके मुसलमानों को खून छान रखे हैं, दुनिया को सबको पता है, ही वाज डिक्लेयर्ड टेररिस्ट। इसके लिए 40-50 अपने फौजी मार देना अपने पर्सनल गेन के लिए, पार्टी गेन के लिए, पॉलिटिकल, और वो भी आपको पता है कि उसमें जो 7 सिख हैं और बाकी सारे निचली जात के उनका जो इशू है। फिर उसके बाद ये इलेक्शन में चाहते हैं कि मुसलमानों पे जुल्म करके सब पे करके पूरा वोट बैंक लेना चाहते हैं कि इनको वोट बैंक मिल जाए। तो ये इसलिए दिस इज द बेसिक रीजन है। ये पाकिस्तान को बेसिकली इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये जब यहाँ से क्राउन प्रिंस इंडिया जाते हैं तो उस वक्त पाकिस्तान को अपनी ब्रीफिंग में डिटेल बतानी चाहिए कि कैसे इंडिया ने इसको प्लान किया है, इसका इंडिया को क्या बेनिफिट है और पाकिस्तान को क्या नुकसान है। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो और ऑफ कोर्स ऐसा इसी तरह से होगा। कामरान साहब आपकी तरफ हम बढ़ते हैं। ये पुलवामा का वाक़या जैसी हुआ है तो थोड़ी सी डाइवर्जन या डिस्कशन जो है वो थोड़ी इस तरफ चले गए, लेकिन उससे पहले तक मुसलसल जो मीडिया में, पाकिस्तानी मीडिया में जो बात हो रही थी वो फाइनेंशियल एग्रीमेंट्स की बात हो रही थी कि हम क्या फाइनेंशियल एग्रीमेंट करने जा रहे हैं सऊदी अरब के साथ और किन किन एरियाज़ में काम होगा। उसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट है माइंस एंड मिनरल के हैं, गवादर में रिफाइनरी के हैं, जो हम सोलर एनर्जी की बात करते हैं या हम विंड एनर्जी की बात करते हैं उसके हैं। तो एनर्जी के अंदर जो है ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है और हम जो टारगेट्स हैं उस पर बात हो रही थी कि इनको 2 साल में कंप्लीट करना है या 3 साल में कंप्लीट करना है। अब आप इन चीज़ों को किस तरह से देख रहे हैं? क्या आप खुशखबरी देना चाहेंगे पाकिस्तानी कौम को? देखिए, सबसे पहले तो मैं ब्रिगेडियर साहब की बात को सेकंड करूँगा, जो उनका तज्जिया था बहुत अच्छा कि व्हाई दिस हैपेंड। और इसमें सिर्फ एक चीज़ ऐड करूँ कि क्योंकि हम लोग फॉरेन इन्वेस्टर्स से मिलते हैं और उनकी पल्स अंडरस्टैंड करते हैं कि वो पाकिस्तान को किस तरीके से देख रहे हैं और हम माशी किस तरक्की की तरफ गामजन होने जा रहे हैं बिकॉज ऑफ हमारी जितनी फॉरेन पॉलिसी और जो डायरेक्शन थी वो कितनी अच्छी थी। मेरा ख्याल है करतारपुर बॉर्डर वाला जो एक एपिसोड है इस गवर्नमेंट का जिसमें उन्होंने उसको ओपन अप किया है, इसका बड़ा ज़बरदस्त इम्पैक्ट है। और मेरे ख्याल में इंडिया को उसकी भी बड़ी सख्त परेशानी थी कि इसको कैसे न्यूट्रलाइज करना है, बिकॉज हमने जब दोस्ती का हाथ बढ़ाया तो वो पीछे हटे। तो ये एक चीज़ को इस तनाजुर में भी देखना चाहिए। सेकेंड, आपने इकोनॉमिक्स की बात की, आई थिंक इट्स वेरी वैलिड, क्योंकि पाकिस्तान की जो सिचुएशन पोस्ट इलेक्शंस थी, जहां आपको पिछली गवर्नमेंट ने छोड़ा था इन टर्म्स ऑफ योर एक्सटर्नल अकाउंट कि आपके फॉरेन रिजर्व्स नीचे जा रहे थे और आपकी बोरिंग्स बड़ी सब्सटेंशियली बढ़ रही थी और वहां पे बात हो रही थी पाकिस्तान की आउटलुक को चेंज करने की। सबसे बड़ा मसला जो आपकी फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास था वो था कि फॉरेन रिजर्व्स को कैसे स्टेबलाइज किया जाए। और बहुत पहले से एक आवाज लगना शुरू हुई थी कि आप IMF के पास जाएंगे। देखिए, IMF के पास जाने के लिए आपकी पोजीशन अगर पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से डील करेंगे तो आप पैकेज डिफरेंट लेंगे एज कंपेयर टू पोजीशन ऑफ वीकनेस। और मेरा ख्याल है कि इसमें इस गवर्नमेंट को क्रेडिट जाना चाहिए कि इन्होंने पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ के साथ उसको वहां पे लेके गए एंड दैट इज बिकॉज ऑफ जो आपने फॉरेन पॉलिसी के तहत अपनी नेबरिंग कंट्रीज और अपने जो दोस्त ममालिक थे और खासतौर पे GCC कंट्रीज जिसमें सऊदी अरब इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट प्लेयर, उनको आप लेके आए हैं। जहां बात हो रही है कि $20 अरब की इन्वेस्टमेंट्स की बातें की जा रही हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो इन्वेस्टमेंट आने की बात हो रही है वो आ रही है कि आप ऑयल रिफाइनरी या पेट्रोकेमिकल प्लांट लगाएंगे, जिसमें डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन कि आप उसको किस तरफ लेके जाते हैं तो वो $5 से $10 बिलियन का इन्वेस्टमेंट साइज होगा। अगर आप इसको CPEC के उसमें देखें तो ये इन्वेस्टमेंट पहले चाइना करने वाला था जिसको सऊदी अरब को दिया गया है। और मैं इसको अगर स्ट्रेटेजिकली भी देखूं तो अगर आपका क्रूड ऑयल यहाँ पे आ रहा है और रिफाइन हो रहा है और कल को उसी लिंक के थ्रू जो कि आप CPEC में डेवलप कर रहे हैं
और अब वेस्टर्न चाइना को फीड करते हैं इन टर्म्स ऑफ ऑयल, तो दिस इज अ ग्रेट ओपनिंग जो आपको नजर आएगी कि यहाँ पे हो रही है। और दूसरी तरफ आप देखें कि आपका जो इंपोर्ट बिल सिर्फ ऑयल का था वो 13.7 अरब डॉलर का था, जिसमें से तकरीबन 50% से प्लस ये आपकी जितनी जैसे रिफाइंड प्रोडक्ट्स कहते हैं, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ऑयल, जेट फ्यूल, ये सारा इसमें जाता था। अब आप अगर इसको इंपोर्ट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ क्रूड ऑयल और यहाँ पे इसको प्रोसेस करेंगे तो आपका इंपोर्ट बिल जो कि सबसे बड़ा फैक्टर होता है आपका पाकिस्तान सवाल के ये उठ रहा है कि वो कैसे गवादर में कैसे, मतलब कहाँ से पाइपलाइंस आएंगी, कहाँ तक जाएंगी, नवाबशाह तक क्या, या फिर जो है वो कराची तक, या फिर आगे जो है सऊदी अरब से गवादर तक, कब इस रूट पर जो इस वक्त बहस हो रही है कि वो कैसे क्रिएट होगा। बिल्कुल बहस हो रही है, और सीपैक को जब भी लोग अंडरस्टैंड करते हैं और उसको शॉर्ट टर्म देखने की कोशिश करते हैं तो वो गलती यहाँ कर जाते हैं। सीपैक इज अ स्ट्रेटेजिक एंड इकोनॉमिक कोलैबोरेशन जो कि बड़ी जिसका जो आप कह सकते हैं ना कि मुद्दत है वो बड़ी फैली हुई है। ये कोई एक साल के अंदर 15 महीने में आपको सब कुछ हुआ हुआ नजर नहीं आएगा। इट्स अ लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट और इसके लॉन्ग टर्म जो असरात हैं वो बड़े जबरदस्त इकोनॉमिक आ सकते हैं। दूसरी तरफ इनकी जो इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं वो ये टूरिज्म की बात कर रहे हैं, फाइनेंशियल सेक्टर में बात कर रहे हैं, और इस पर बात कल्चर की तरफ थोड़ा सा हमें ब्रेक की तरफ बढ़ना है और उसके बाद फिर हम पहले तो जमील साहब आपसे आगाज करेंगे, ब्रेक के बाद फिर कंटिन्यू करते हैं। वेलकम बैक। सवाल है पाकिस्तान का, इसीलिए बात हो रही है कि सऊदी शहजादे मोहम्मद बिन सलमान साहब मिस एक्सीलेंसी पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं। भरपूर अंदाज में पूरी पाकिस्तानी कौम इन्हें खुशामदीद कह रही है। इसमें जमील साहब आपकी तरफ हम बढ़ते हैं। इकनॉमिक पहलू तो है, कमेंट साहब ने बड़ा इंपॉर्टेंट जो है इस पर नज़र डाली लास्ट सेशन में, लेकिन इसमें जो एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट की जाती है वो ये कि पाकिस्तान जो है पाकिस्तान सऊदी अरब में को इस तरह से है कि सऊदी अरब में जो हिफाजत का मामला है, सऊदी अरब की दिफा का मामला है, उससे पाकिस्तान सबसे पहले कि कुछ भी होगा, इंटरनल कोई डिस्कशन होगी, पाकिस्तान सबसे पहले जो है वो आगे पहुंचेगा। लेकिन पीछे हम माजी में देखते हैं कि यमन के मामले में जब सऊदी अरब ने पाकिस्तान को चाहा कि हम उस तरफ बढ़ें तो हमारी कौमी असम्बली ने बाकायदा तौर पर इसके खिलाफ करारदाद पेश की कि हम जो है वहाँ नहीं जाएंगे यमन में। आप क्या समझते हैं मौजूदा हालात में कि जब तुर्की जो है और में जो एक इशू हुआ आपको मालूम है साफ़ी वाला, तो उसके बाद जो है सऊदी अरब के लिए भी बहुत सारे चैलेंजेस है, तो इस तरफ भी आप समझते हैं कुछ डिस्कशन होगी और लोग इसको इस तरह भी देख रहे हैं कि जनरल राहिल शरीफ भी आए और उन्होंने जो है वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान से मुलाकात की, उसमें जिक्र भी है उसका। इनफैक्ट जो इंटरनल सिक्योरिटी का एग्रीमेंट कल हम साइन करने जा रहे हैं और परसों, उसमें यही बात जो आप इशारा कर रहे हैं, इस तमाम पर मैं 2-3 मिनट में तबसरा कर देता हूँ। एक जुमले की तशनगी रह गई है मुझे, जो ब्रिगेड साहब बात कर रहे थे कि ख़ास तौर पे इस किस्म का जो मामला होता है जैसे कश्मीर में पुलवामा में हुआ है, ये इंटेलिजेंस एजेंसी जैसे कि रॉ है उसकी हॉलमार्क्स इस पर मिलते हैं। इस पर जब बाद में चाहेंगे तो मैं तफसील दे दूंगा आप इस पर। मजीद की दुनिया में CIA क्या करती है, रॉ क्या करती है और मसाद क्या करती है उस मामले में, क्योंकि मैं यूनाइटेड नेशंस में एक तवील अरसा मैंने गुजारा है तो एक चीज़ों पर नज़र रही है। अब आ जाते हैं आपकी उस बात पर। हिज रॉयल हाइनेस क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान वो 16 साल के बाद जिस तरह आपने अपने बयानी में फरमाया तशरीफ ला रहे हैं और बहुत हाई पावर डेलीगेशन के साथ आ रही हैं। तो इस वक्त जो सऊदी अरब की, मैं जब फ़ौज में था एक कप्तान के तौर पर, तो मुझे फ़ौज ने सऊदी अरब भेजा था और सऊदी अरब की यूनिफॉर्म पहन के वहाँ अपनी ड्यूटी सर अंजाम देते थे। हमने उस वक्त भी उनसे एग्रीमेंट किया हुआ था, उसके बाद दोबारा एग्रीमेंट हुआ है हमारा उनके साथ मिलिट्री कोऑपरेशन का। तो और उसमें ख़ासतौर पर हरमैन शरफैन के हवाले से पाकिस्तान ने हमेशा उसको फौकियत और अवलियत दी है। उसके अलावा हमारे जो उनके साथ मरासम है, जब हमारा सेंक्शन हम पर लगी एटमी धमाका करने के बाद, तो 50,000 बैरल रोजाना एक साल तक हमें वो ऑयल देते रहे हैं। 1/6 रिक्वायरमेंट हमारी वो पूरी करते रहे। F-16 जब लेने गए तो स्टार्टिंग के 500 मिलियन थे, तो वो भी सऊदी अरब ने हर मौके और हर मोड़ पर सऊदी अरब हमारी मदद के लिए आया। और अब क्योंकि हिज रॉयल हाइनेस हमारे पास आ रहे हैं कल, और उसमें आने के उनके मैंने जो यमन की आपसे बात की, जो एक इंटरनेशनली जो इशू है, इस पर क्या कहना चाहिए? उसमें यमन में हमारी थोड़ी सी हमारी, हमने भी सही फैसला किया और सऊदी अरब की नाराज़गी यूएई को साथ लेके, यूएई और सऊदी अरब की नाराज़गी, उसमें वो ये कहते थे, मेरी उनके रूलर से, यूएई के रूलर से मुलाकात हुई, तो वो कहते हैं कि पाकिस्तान तो हमारा ऐसा भाई था कि हम सोच ही नहीं सकते
सकते थे कि ऐसा हो सकता है, लेकिन इस चीज़ का भी उनको उस वक्त इदराक नहीं करना चाहते थे। अब उनको इदराक हो गया है, यानी कि यूएई को और सऊदी अरब को, कि पाकिस्तान में एक पार्लियामेंट है, पाकिस्तान एक जमहूरी मुल्क है। अगर पार्लियामेंट ने उसको रिजेक्ट कर दिया तो फिर अगर कोई कमिटमेंट मतलब वर्बली हुई भी थी तो वो आगे जारी नहीं हो सकती थी। बहरहाल वो एक किस्सा पारीना हो गया। अब उसके बाद जो अच्छे पॉजिटिव हालात आए हैं, और आपने टर्की में जो सऊदी अरब के हवाले से मामला हुआ तो उसके बाद बहुत बड़ा प्रेशर आ गया सऊदी अरब पर। इतना ज़्यादा प्रेशर आ गया कि वो चाहता था कि पाकिस्तान अगेन एक बिल्कुल बरादराना और सबसे उनके अच्छे ताल्लुकात और गहरे रहे हैं, तो पाकिस्तान उस सिलसिले में आए। फिर उसके बाद खित्ते के जो हालात हैं, खित्ते के जो मज़मरात हैं, ईरान के हवाले से हो गया या सीरिया में जो इस वक्त हालात चल रहे हैं, और सऊदी अरब में अपने इंटरनल मामलात ऐसे चल रहे हैं कि जिसमें वो चाहता है कि किसी स्टेज पर भी उनको किसी किस्म की कोई गज़न ना पहुंचे अपने इंटरनली या एक्सटर्नली, और उस सिलसिले में सबसे पहली नज़र उनकी हम पर होती है। हालांकि इंडिया से उन्होंने मुआहदा किया था 2016 में, इंडिया से एग्रीमेंट किया था इंटेलिजेंस शेयरिंग का और बहुत सारे मामलात, लेकिन पाकिस्तान से मिलिट्री कोऑपरेशन का हमारे ये जो ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब जो सुप्रीम कोऑर्डिनेशन काउंसिल जो बनने जा रही है, इसमें जो 3 बड़े इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं, कल्चर, इकोनॉमिक्स और उसके बाद डिफेंस एंड सिक्योरिटी, तो आप किस तरह से देखते हैं डिफेंस एंड सिक्योरिटी के मामलात को? आई थिंक ये बड़ी ही एक खुश, खास तौर पे जब ये एक्सपीरियन जो काउंसिल बना दी गई जिसको मॉनिटर फॉलो अप करेगी, बेसिकली इसे कल्चर है, इकोनॉमी है और उसके बाद डिफेंस है। अच्छा, इसमें एक खुशाइन बात तो जो वीजा फी जो कम की गई और बहुत ज्यादा जो है वो कम की गई, चाहे आप सिंगल एंट्री ले या मल्टीपल एंट्री ले, तो ये एक स्टार्ट हो गया है। ये देखें, ये गुडविल जेस्चर उन्होंने स्टार्ट कर दी। दिस शोज द कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स कि दे आर वेरी पॉजिटिव, बिल्कुल दे वांट टू कम पाकिस्तान ताल्लुकात अच्छे करना चाहते हैं। और एक और है कि सऊदी अरब आइसोलेशन में जा रहा था, खास खुशोगी के बाद आपने देखा होगा बहुत बातें निकल रही थी, तो दैट इज वाई इज गोइंग टू इंडिया, इज गोइंग टू मलेशिया, इज गोइंग टू चाइना, इज गोइंग टू पाकिस्तान। तो एक उस आइसोलेशन से निकल के नाउ यू वांट टू पुट अक्रॉस कि इज स्टिल वेरी पावरफुल एंड ही इज फायरिंग द शॉट्स। एक तो ये बात है। फिर पाकिस्तान में इस वक्त वो आ रहे हैं, तो पाकिस्तान को इसको जितना कैश कर सकता है करना चाहिए, हमारे पर्सनल इंटरेस्ट में भी है। बट आई एम श्योर कि पाकिस्तान गवर्नमेंट ने चाइनीज गवर्नमेंट को भी कॉन्फिडेंस में लिया होगा और इट हैज़ टू बी इन कॉन्सोनेंट विद देम, ताकि सी पैक हमारा किसी हालत में नहीं जाना चाहिए। सी पैक इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर यहाँ पर इसके बाद आपने सुना होगा सऊदी अरेबिया पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की भी बातें चल रही हैं कि वहाँ से दे वांट टू ब्रिज जो ओमान में जाएँ और फिर ये सारा करके जाएँ, क्योंकि यार ऑयल की मार्केट डाउन हो रही है जी, दे वांट टू डाइवर्सिफाई। और सेकंड, ऑयल के लिए कितनी बड़ी मार्केट चाइना की बैठी है, सेफ रूट चाइना को मिल रहा है। आप अगर उधर से आते हैं, अरेबियन सी आते हैं, फिर इंडियन ओशन आता है, फिर मलाक्का स्टेट्स आती हैं, फिर उसके बाद साउथ चाइना सी आता है, देन जाके चाइना पहुंचे 41 डेज। तो इस लिहाज से इसकी पूरी कैश करने की जरूरत है और इसमें बाकी ममालिक भी आ रहे हैं। ठीक है, द ओनली प्रॉब्लम है ईरान, शुरू में उनको प्रॉब्लम होगी, बट अल्टीमेटली ईरान विल आल्सो हैव टू शिफ्ट एंड ड्रॉ बेनिफिट। ठीक है, मुझे आपकी तरफ आना है कामर साहब, और ख़ासतौर पे जो पाकिस्तानी सऊदी अरब में रहते हैं और वो इस वक्त जो टैक्स के मामला वहाँ पे हुए हैं और बड़ी तादाद में वापस पाकिस्तानी आ रहे हैं इस पर, और फिर जो नए शहर बसाने जा रहे हैं सऊदी अरब में और जिसमें पाकिस्तानी की ज़रूरत है, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन हमारे साथ इस वक्त मौजूद है डॉक्टर काजी कमाल साहब, जो कि माहिर बराए तवानाई उमूर हैं। तो डॉक्टर साहब ये फरमाएँ कि ये जो मुआहदे होने जा रहे हैं ख़ास तौर पे एनर्जी सेक्टर के अंदर, इसको किस तरह से आप देखते हैं, पाकिस्तान सऊदी अरब के ताल्लुकात और पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आ रही है इसको? बहुत शुक्रिया, बहुत अहम सवाल है आपका जी। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि कोई भी चीज उस वक्त कामयाब होती है जब दोनों तरफ से उसको फायदा मिले जी। पाकिस्तान भी कुछ गेन करे और इसको जो है इकोनॉमिक टर्म्स में सऊदी अरब को भी फायदा हो। तो पहला नुकता यह है कि जो इन्वेस्टमेंट हो रही है उसका वॉल्यूम बहुत ज्यादा है। रिन्यूएबल के शोबे में $2 बिलियन का इन्वेस्टमेंट एक्सपेक्टेड है। दिस इज व्हाट वी हैव बीन टोल्ड। और ये रिन्यूएबल जो है 2 तरह के होते हैं, एक सोलर है और एक आपका विंड है जी। और ये बात भी सोचने की है कि सऊदी अरब खुद बजाते खुद अपने मुल्क में $7 बिलियन का बजट लेके रिन्यूएबल्स में ही एंट्री कर रहा है और उसने 50 बिलियन का अपना बजट फाइनल किया 2030 तक के लिए जी। तो दे आर वेरी सीरियस इन देयर ओन कंट्री एंड दे आर वेरी सीरियस इन दिस कंट्री, बिकॉज उनको ये पता है कि उन्हें रिटर्न्स बहुत अच्छी मिलेंगी यहाँ से। एक तो ये बात हो गई। केमिकल्स के सेक्टर में जब आप आते हैं और रिफाइनरीज की बात करें तो उससे भी जो फायदा होगा वो ये कि हमारी इम्पोर्ट्स कम होगी। इम्पोर्ट करते हैं, क्रूड भी इम्पोर्ट करते हैं, तो क्रूड
उससे जब हम रिफाइनरी के जरिए एक्सपोर्ट के काबिल हो जाएंगे तो जो इम्पोर्ट हम एक्स्ट्रा कर रहे हैं फिनिश प्रोडक्ट पेट्रोलियम की वो भी कम हो जाएगी, ये भी हम गेन करेंगे और वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स की हमें फर्क पड़ेगा। तीसरी जो बात है आपके एनर्जी कॉरिडोर के लिहाज से वो ये है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन हमारी बढ़ेगी। देखिए जब बिजली सस्ती होगी तो इंडस्ट्रीज और लगेंगी, जब इंडस्ट्रीज और लगेंगी तो इकोनॉमिक बेनिफिट के साथ जीडीपी बढ़ेगा और तमाम लोगों को उसको ट्रिकल डाउन इफेक्ट मिलेगा। तो ये बहुत बड़ी पाकिस्तान के लिए अपॉर्चुनिटी है और इसको इनकैश करना। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर काजी कमाल साहब। और इसी मौजू पर कामर साहब आपसे हमने आपका तजिया भी लेना है, लेकिन टाइम एकदम ब्रेक का हो गया, ब्रेक के बाद कंटिन्यू करते हैं। सवाल है पाकिस्तान का, इसीलिए बात कर रहे हैं कि ये आने वाले 2 से 3 दिन पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कामरान नासिर साहब ये फरमाएं कि जो हमारा जो एक प्रॉब्लम है बड़ा वो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जो बैलेंस नहीं है उसी हवाले से, और अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट आती भी है तो भी बात यही है कि डॉलर फिर भी जाता ही है बाहर। बात तो ये है कि पाकिस्तान में इन्वेस्ट जो है वो इंडस्ट्री लगे, ठीक है, और पाकिस्तान में जो भी प्रोडक्ट जो बने वो फिर एक्सपोर्ट हो। इसी तरह ऑयल का भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि जो हम एक बड़ा पैसा जो है वो ऑयल के मद में और हमने बदकिस्मती से अपनी एनर्जी सेक्टर को उस तरफ रखा अपने कमीशंस के चक्कर में या ऑयल माफिया या जो वजह आप कहें, हम अपनी ट्रेन नहीं चला सके, अपनी सड़कें बनाते रहे इसी वजह से। तो यानी बहुत बुरे अंदाज में हमारे अरबाब इख्तियार ने मुल्क को लूटा है माजी में, खासतौर पर 30 सालों के अंदर। तो अब आप ये क्या समझते हैं कि ये जो इन्वेस्टमेंट सऊदी अरब की जाने से की जा रही है ये हमें हमारी इंडस्ट्री को जो है वो क्या सांसें देगी, कितनी सांसें देगी? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये इन्वेस्टमेंट होना, और खासतौर पर देखें पिछले 3 साल में सऊदी अरब की तरफ से जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट थी, अगर मेरी मेमोरी मुझे सही सर्व कर रही है तो वो $50 मिलियन से नीचे थी जी। सो कहाँ $50 मिलियन और कहाँ आप आ गए हैं कि आप इस वक्त $20 अरब के मुआहदे करने जा रहे हैं, जिसमें ये जो ऑयल रिफाइनरी की बात कर रहे हैं या पेट्रोकेमिकल प्लांट की बात कर रहे हैं। देखिए ये सिर्फ एक प्लांट लगाना नहीं होता, इसके इर्द गिर्द पूरी एक सिटी क्रिएट होती है, बिकॉज इट बिकम्स अ फीडर कि ये इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोसेस को आगे चलाती है। और किसी भी लिहाज से आपका जो ये सीपैक है, इसको मैं हमेशा लोगों को एक्सप्लेन ये ऐसे करता हूँ कि जब कॉरिडोर बन जाता है तो आपका हार्डवेयर आ गया, सो इंफ्रास्ट्रक्चर इज इन प्लेस। अब जरूरत है वहां पे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आने की, क्योंकि अगर इकोनॉमिक बेनिफिट पाकिस्तान ने लेना है तो पाकिस्तान को इकोनॉमिक बेनिफिट सिर्फ तभी मिलेगा जब वहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी, वहां इंडस्ट्री लगेगी और लोग आएंगे। और पाकिस्तान की इस वक्त जो सूरत हाल है, देखिए मेरे ख्याल में सिफारती सतह पे आपने बहुत सारी कामयाबी हासिल की है, और उसमें जो आपने आउटलुक पाकिस्तान का चेंज किया है फ्रॉम FDI परस्पेक्टिव, ये तो आप अभी ये हाई लेवल डेलीगेशन है बिकॉज इट इज हैपनिंग बिटवीन द गवर्नमेंट्स, लेकिन आपको ये शायद अंदाजा नहीं है कि कितने वैसे फॉरेन इन्वेस्टर पाकिस्तान में इस वक्त आ रहे हैं। एक फंड आ रहा है जो कि $2 ट्रिलियन दुनिया में मैनेज करता है, जिसका हाई लेवल डेलीगेशन मार्च के एंड में आ रहा है, और वो फंड आके PM से ही मिलेगा, FM से ही मिलेगा और सारे लोगों से मिलेगा। ओवरऑल तो PTI की गवर्नमेंट की मुखालफत में ज्यादा बयान आ रहे हैं क्योंकि अपोजिशन जो बड़ी तगड़ी है, तो आप समझते हैं कि कुछ तारीफ भी कर देनी चाहिए PTI की? बिल्कुल तारीफ करनी चाहिए इस एंड के ऊपर। और सेकेंडली मैं आपको इसमें एक चीज और ऐड कर दूं कि जहां पे आपके बिजनेस की बात आती है, सो सऊदी डेलीगेशन के साथ बिजनेसमैन भी आ रहे हैं और उनकी B2B मीटिंग्स हो रही हैं। सो ये बिजनेस टू बिजनेस एंगेजमेंट का मतलब ये है कि वहां से जो लोग आ रहे हैं यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज मजीद तलाश करेंगे। गवर्नमेंट ने तो एक बयान दिया ना कि हम $20 अरब के मुआहदे करेंगे, उसका एक इम्पैक्ट डिफरेंट है, लेकिन जहां B2B आपकी एंगेजमेंट होती है, जहां पे आपके पास आके रियल इन्वेस्टर बैठा हुआ और वो पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटीज देखेगा और वो पाकिस्तानी के साथ मिलकर कोलैबोरेशन करेगा। सो FDI आने का मतलब ये नहीं है कि डॉलर बाहर चले जाएंगे, उससे जो इकोनॉमिक जनरेशन होगी, एक दफा तो इनफ्लो लेंगे आप, ठीक है, उससे जो मशीनरी इंपोर्ट करेंगे शायद उसका एक कैंसिलेशन इफेक्ट भी है, मगर इन द लॉन्ग रन आपको असल में जो चीज चाहिए वो यही चाहिए, क्योंकि इससे आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे, आप टैक्सेस इंक्रीज करेंगे, आपके रेवेन्यू जनरेशन होगी। और ये जो कॉरिडोर है जिसको मैं कह रहा हूँ, ये स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही लॉन्ग टर्म है। जैसे ब्रिगेडियर साहब कह रहे थे ना, स्ट्रेट ऑफ मलाका को अवॉइड करके अगर वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में आ जाता है तो चाइना के लिए इतनी बड़ी ब्रीदिंग स्पेस है कि जितना कहा जाए उतना कम, क्योंकि वहां पे जो अमेरिकन प्रेशर है उसको आइसोलेट करने की बात करते हैं। सारा ऑयल जो है वो इसी रास्ते से पास होकर वहां जा रहा है। आपने डिस्टेंस भी शॉर्ट कर दिया, आपने टाइम भी शॉर्ट कर दिया, उसकी कीमत भी कम कर दी, एंड एट द सेम टाइम स्ट्रेटेजिकली इट्स ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस टू चाइना एंड देन आल्सो फॉर पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान की इकोनॉमिक पोजीशन बेहतर होती है और स्ट्रेटेजिकली डिफेंस के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट। ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, जो दुनिया में सबसे बड़ी जंग है वो आज फाइनेंशियल जंग ही है, बल्कि हमेशा से ऐसे रहा है कि मतलब क्यों ये सारी जगह होती रही, वो रिसोर्सेज पे ही कब्जा करने की जगह रही।
इसमें एक और जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये कि पाकिस्तान में एक आम आदमी जो शायद बेरोज़गार है या गुर्बत की जो सतह पे जो हमारी नीचे मुस्तकिल जा रही है, अफरात ज़र का जो मसला चल रहा है, लेकिन पाकिस्तान जिस खित्ते में मौजूद है इसमें एक आम आदमी तक जो है ना वो इंटरनेशनल जो इश्यूज़ हैं उसका असर पहुंच रहा है, उन पॉलिसीज़ का असर पहुंच रहा है। तो आप क्या समझते हैं कि ये ख़ास तौर पे एक तो ये बाज नहीं आता बराबर में बैठा हुआ इंडिया जो है ना, इसको चैन नहीं है मकसद, और ये और अभी जो है ना ये गेम जो इन्होंने करने की कोशिश की है, पाकिस्तान में डालने की कोशिश की है, ये इनके गले पड़ेगा। और आवाम जो है ये खुद देख रही है वहाँ की, जब लोग वहाँ पे सड़कों पे निकल रहे हैं तो कोई तैयार नहीं है पाकिस्तान को बुरा भला कहने के लिए। तो आप क्या समझते हैं कि ये जो दौरा है और इसके साथ साथ जो है चाइना हमारे साथ खड़ा हुआ है, इंडिया ने थोड़ा सा जो ये गेम किया है इसमें अमेरिका का बयान कुछ मुतासर को नहीं है पाकिस्तान के हवाले से, तो आप इसको किस तरह से इस सारे सिचुएशन को तज्जिया देखें? इट्स अ वॉर ऑफ इकोनॉमी जी। आजकल हर जगह इकोनॉमिक इंटरेस्ट, अच्छा जितने बिजनेस कम्युनिटीज आपस में बिजनेस करते हैं दो मुल्क जी, उनके जितने इंटरेक्शन होते हैं, बिजनेस इंटरेस्ट होते हैं, तो मुल्कों के ताल्लुकात ऑटोमेटिकली पॉलिटिकल ठीक हो जाते हैं, इसीलिए इंटरेस्ट होते हैं। अब जिस वक्त इतनी पाकिस्तान में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो जाएगी कि इंडस्ट्री भी आ रही है, फिर आपके सामने एक रिफाइनरी लग रही है, इकोनॉमिक जोन बन रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहे हैं, तो जॉब अपॉर्चुनिटी देखें कितनी होगी, इकोनॉमिक रिवाइवल कितना होगा। जॉबलेस लोग पाकिस्तान में हैं, पाकिस्तान में 50% यूथ है और वो एजुकेटेड हैं, उनके पास जॉब नहीं है, ये सोचो इकोनॉमिक प्रॉब्लम। अच्छा हमारे वक्त कम है, थोड़ा सा आप ये भी फरमाएं कि ये जो हर महाज पे इंडिया को नाकामी मिली है पाकिस्तान से, यानी चाहे करतारपुर बॉर्डर की हम बात करें, वहाँ पर भी पाकिस्तान ने एक फ्रंट पे आके बात की, इंडिया कश्मीर का मुकदमा जिस तरह पाकिस्तान लड़ रहा है, और सबसे बड़ी बात ये कि हमारे पास एक हाजिर सर्विस उनका एजेंट मौजूद है जिसका जो अभी आलमी अदालत में जो है केस सामने जा रहा है। तो ये जो मुझे लगता है कि कभी कभी जब ज़्यादा सर पे हथौड़े पड़ जाए ना और आपकी सारी पॉलिसियां जो उल्टी पड़ जाएं तो फिर ऐसा ही होता है जैसा अभी उन्होंने किया है। देखें बेसिकली यही इस वक्त सबसे बड़ी प्रॉब्लम भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी की है कि वो पाकिस्तान को आइसोलेट करने में उनकी पॉलिसी टोटल नाकाम हो गई, और यहाँ हमें अपनी हुकूमत की फॉरेन पॉलिसी को बड़े इस वक्त इनकरेज करना चाहिए। जिस तरीके से करतारपुर बॉर्डर में उनको बैकफुट पर डाला, सऊदी क्राउन प्रिंस की विजिट आ रही है जो कि पहले 16 साल में नहीं हुई, ये हो गया, उसके बाद आपका सीपैक चल रहा है, तो पाकिस्तान इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली स्ट्रेटजिकली जो है और ज़्यादा इंपॉर्टेंस गेन कर रहा है, और बल्कि आई वुड से इंडिया आइसोलेशन में जा रहा है, क्योंकि ना उससे अमेरिका भी परेशान है, जिस तरीके से स्टेटमेंट उन्होंने प्री में छोड़ दी है, दे वांटेड टू सपोर्ट इट बट अल्टीमेटली सऊदीज आर कमिंग विद द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अमेरिकन्स। तो ये हमें आज भी वो बस कई हाफिज सईद की आज भी बात हो रही है उनके मीडिया, आज भी बात हो रही है। मैं तो हैरान हूँ इस बात पे, जब पाकिस्तान में 2018 के इलेक्शन हो रहे थे तो पाकिस्तानी 3 बड़ी पार्टियों के साथ एक चौथा जो खाना था वो हाफिज सईद का बार बार दिखा रहे थे, जो आखिर तक जीरो रहा। यानी आप जिसको पाकिस्तान में इंतहा पसंद समझते हैं पाकिस्तान में तो उनको कोई वोट नहीं मिला, और हम जिसको इंतहा पसंद समझते हैं इंडिया के अंदर वो इस वक्त वहां का वजीर आजम बना। यानी आप इंतहा पसंदी का आलम देखें, पूरी दुनिया समझती है, बिल्कुल सही लगाई हुई थी। वो डोज हैं, हम कहते हैं आप अजहर मसूद के खिलाफ दें, जैसे कोई डोजर नहीं देते, सिर्फ बातें करते हैं। जब विजिट करने जब करते हैं अल्टीमेटली आपके सामने अजुल के साथ किसका शहरी निकला, ये एक दुनिया को सारा पता चल गया, काला मखरू चेहरा नजर आ गया। तो अब इस वक्त इंडिया की पॉलिसी टोटल फेल हो चुकी है। इस इंसिडेंट में भी जो उन्होंने ये इनके 40 लोग फौजी मरे हैं, इस पे भी पूरी उनके अवाम को पता चल गया कि ये इनका टोटल स्टेज ड्रामा था, और ये चाहते थे पाकिस्तान को बैकफुट पे जाने के लिए, दुनिया का टेंशन डाइवर्ट करने के लिए कि पाकिस्तान दहशतगर्दी कर रहा है, पाकिस्तान प्रॉब्लम क्रिएट करे, नॉट रियलाइजिंग कि ये सारा जो इनका फॉल बैक इनके ऊपर है। सर ये जो जमील साहब आपकी तरफ मैं आता हूँ कि एक जो जंग इस खित्ते में, और एक उस तरफ हम शाम यमन की और फ़लस्तीन की बात करते हैं तो वहाँ भी बड़ा एक इशू चल रहा है, और ऑफ कोर्स सऊदी अरब जो है बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है उसका। आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान जिस पोजीशन के अंदर है और पाकिस्तान के अपने जो डायनेमिक्स हैं पाकिस्तान में, जिस तरह से अवाम है और हम अपनी जो हमारी इकाइयाँ हैं तमाम उसको हम लेके जो है मजबूत अंदाज में चलते हैं, तो कैसे हम आप समझते हैं डील करें कि हमारे साथ ईरान का भी ताल्लुक जो है वो स्ट्रॉन्ग रहे फ्यूचर के अंदर, इसी तरह से चाइना सामने मौजूद है। जी आफर में मल्टी लेयर्ड मल्टी फैसेटेड डिप्लोमेसी जो कि आजकल हम कर रहे हैं।
और उसी मल्टी लेयर्ड मल्टी फैसेटेड डिप्लोमेसी के तहत ये जो जहर आलूद बयान इंडिया ने दिया है, और उतना ही जहर आलूद बयान वाइट हाउस से आया है प्रेस सेक्रेटरी की तरफ से, जिसमें हमें हिफाजती ठिकाने और जिसमें दहशतगर्दी को सपोर्ट, लेकिन अच्छा बयान यानी कि बैलेंस्ड बयान आया है जो वहाँ के वजारत खारजा यानी कि अमेरिका के स्टेट ऑफिस की तरफ से, जिसमें उन्होंने कहा कि जो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद है सिक्योरिटी काउंसिल की, उसमें जो महफूज ठिकानों के बारे में बात है वो तमाम मुमलिकत को मानना चाहिए। तो जो हमारे तालिबान के इस वक्त साथ डायलॉग और हम फैसिलिटेटर के तौर पर काम दे रहे हैं, उसने हमें बड़ा एक फ़ायदा और एक बहुत मुस्तहकम किया है। हमारे पहली तो बात है हमारे वाले दो दिन सर जी, आने वाले दो दिनों में उसका इम्पैक्ट भी है। आने वाले 2 दिनों में ये भी इम्पैक्ट है कि जो अमेरिका का मतमाय नज़र रहा है इस खित्ते में, वो उसने अपने मतमाय नज़र को चेंज किया है और MBS यानी कि मोहम्मद बिन सुलेमान के यहाँ रॉयल हाइनेस के यहाँ आमद का एक शाखसाना ये भी है कि अमेरिका की मर्ज़ी और मंशा से वो ये सारी चीज़ें तकरीबन उनसे कंसल्टेशन के साथ हो रहा है। तो लिहाजा आने वाले दिनों में हमें जो एग्रीमेंट्स और MOU 8 साइन हो रहे हैं, उन एग्रीमेंट और MOU में पाकिस्तान के लिए काफ़ी बेहतरी के रास्ते खुलते जाएंगे। और आइंदा जो ये जो आप सफारती महाज पे पाकिस्तान की जीत का जो सिलसिला जो अब जारी है, खासतौर पे इमरान खान साहब को वजीर आजम बनने से, इसको हम पॉजिटिव देखते हैं और ये सिलसिला आगे जारी रहेगा। हमारे पास आज जरा टाइम कम था, लेकिन मैं ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, कामरान साहब, जमील साहब, आपको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप तशरीफ लाए। इंशाल्लाह दोबारा आपको जहमत देंगे और आपसे डिस्कशन जो है वो जारी रहेगी इन एक अच्छी सोच और मस्बत जज्बे के साथ। रिजवान जाफर को इजाज़त दीजिए। सवाल है पाकिस्तान का।